नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4.0। साथ में आपके शिखा ठाकुर मेरे साथ इस समय मौजूद हैं पलक, रंजना और रंजनी। यूएस के मुख्य वार्ताकार आज भारत आएंगे। भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार पर बातचीत होगी, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। यूएस के मुख्य वार्ताकार भारत होंगे। भारत अमेरिका के बीच में व्यापार पर अब बातचीत होगी, ये इनिशिएटिव लिया गया है। यूएस के मुख्य वार्ताकार आज भारत आने वाले हैं। जिस तरीके से 50% टैरिफ इंपोज किया गया अमेरिका की तरफ से, उसके बाद आज की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। यूएस के मुख्य वार्ताकार भारत में होंगे आज, और भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है उसको लेकर के चर्चा होने वाली है। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते इन दिनों जिस तरीके से होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद आज की जो मुलाकात है वो अहम मानी जा रही है। संभवतः कुछ बदलाव का स्कोप, परिवर्तन का जो स्कोप है वो नजर आ रहा है। वार्ताकार की मौजूदगी आज भारत में होगी। और अब आपको सीधे लिए चलते लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद है, कार्यक्रम में मौजूद है, जिसकी तस्वीर इसी के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। स्टार्टअप कॉन्क्लेव का दरअसल 2 दिवसीय आयोजन है और इसमें आज अंतिम दिन है। कल जब उद्घाटन हुआ था, खुद सीएम योगी यहां पर पहुंचे हुए थे। इसका मकसद भी यही है कि सारे इन्वेस्टर्स को एक साथ लाना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना। आपने देखा कि इसके पहले भी लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आगे ले जाना है। और ऐसे में इसी सिलसिले में किए बड़ा कदम स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन 2 दिवसीय। कल जब उद्घाटन हुआ था तब सीएम योगी की तरफ से इन्हीं तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया था कि लगातार उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। और ऐसे में आज अब चूंकि आखिरी दिन है, तो ऐसे में अवलोकन करते हुए स्टार्टअप कॉन्क्लेव, तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनको इकट्ठा यहां पर करना, ताकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट ये तमाम इन्वेस्टर्स कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी आज 7वीं बार बिहार में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के पूर्णिया जिले के सीमांचल क्षेत्र के 5 जिले अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल की कुल 26 विधानसभाओं की जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है वो मुस्लिम बाहुल्य है और यहाँ पर विपक्ष की पकड़ बहुत अच्छी मानी जाती है। तो वहीं पीएम मोदी पूर्णिया में बिहार को बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। बिहार को करीब 36,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात पीएम देने वाले हैं। पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की सौगात भी देंगे। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन कार्यक्रम भी इसी मंच से होना इस उद्योग को नया मुकाम दिलाने वाला साबित होगा। साथ ही साथ पीएम मोदी पुणे एयरपोर्ट का उद्घाटन कर चुके हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इससे जिले के लोगों का सफर और ज्यादा आसान हो जाएगा। पीएम मोदी का ये दौरा बिहार के विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी का पूर्णिया दौरा बिहार के सीमांचल के राजनीतिक समीकरण को बदलने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। और दरअसल बिहार का सीमांचल इलाका राज्य में सत्ता बनाने और बिगाड़ने में निर्णायक साबित होता है, जिसके चलते सभी दलों की निगाहें इस पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री का चुनावी साल में बिहार में ये 7वां दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले विकास की सौगात देकर सियासी समीकरण साधेंगे। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाना या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना नहीं, बल्कि वोटरों के बीच एनडीए की छवि को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष दौरे की सौगात पश्चिम बंगाल के कोलकाता से हुई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में केंद्रीय सशस्त्र बलों के कमांडर के 3 दिवसीय सम्मेलन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और इस सम्मेलन की थीम सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन रखा गया। इस सम्मेलन में सुरक्षा बलों की ऑपरेशनल तैयारियां, परिवर्तन पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेकर के चल रही सुनवाई ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कोर्ट ने इस बिल के कुछ प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगाई है, लेकिन पूरे बिल को खारिज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या और पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे। कोर्ट का कहना है कि बिल के कुछ हिस्सों को और स्पष्ट करने की जरूरत है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ये पूरा मामला अब और गहरा हो गया है क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को लेकर के बहस इस समय तेज है। वक्फ बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर और पारदर्शी बनाना है। सरकार का ये कहना है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों की रक्षा करेगा और गलत इस्तेमाल को रोकेगा, लेकिन विपक्ष ने इसको सांप्रदायिक रंग देकर विरोध किया। कोर्ट ने यह भी माना है कि संसद का बनाया कानून महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ नियमों पर फिर से विचार करना होगा। और इसी बीच अगली सुनवाई तक सबकी नजर इस कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है क्योंकि कोर्ट ने मामले को विस्तार से समझा। किरण रिजिजू ने यह भी जोड़ा कि संसद के कानून को अस्वीकार नहीं किया जा सकता और सरकार प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के नियमों पर विचार करेगी। उनका ये कहना है कि यह बिल सभी समुदायों के हित में है और इससे वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन होगा। और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं। इस सुनवाई से वक्फ बिल को लेकर सियासत और गर्मा गई है। अगली सुनवाई में कोर्ट और सरकार के जवाबों की तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर बिल में बदलाव हुए तो यह वक्फ बोर्ड के कामकाज को और मजबूत करेगा। वहीं विपक्ष इसे सरकार खिलाफ मुद्दा बनाने की कोशिश में है। कुल मिलाकर यह मामला न सिर्फ कानूनी बल्कि सामाजिक और सियासी तौर पर काफी अहम है। आपको सीधा दिल्ली अब लिए चलते हैं। नायब सिंह सैनी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रहलाद जोशी से उनकी यहाँ पर मुलाकात हो रही है। तस्वीर आपके सामने, सीएम सैनी की मुलाकात प्रहलाद जोशी के साथ। तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रहलाद जोशी और सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। मुलाकात की ये तस्वीर इस समय मिल रही है। सर्वे में 30 लाख मीट्रिक टन का था तो उसको अलाउ कर दिया है कि अब वो 30 लाख मीट्रिक टन उसमें होगा। और हमारा गोडाउन्स के अंदर जो सेंट्रल पूल के अंदर हमारा जो 25% गेहूं और 10% चावल का पिछले कई वर्षों से कुछ पैसा रुका हुआ था, उसमें कुछ थोड़ी प्यूरी थी, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। और ये कहा है कि किसी एक अधिकारी को आप भेज करके उसको तुरंत क्लियर करवा लें, सभी वो बिल क्लियर हो जाएंगे। उसको लेकर के चर्चा हुई है। और हमारे जो खरीफ का सीजन है, जो 10% केंद्र में टूटे हुए चावल की बात कही थी, उसके लिए हमने कहा है कि हम उसको और ज्यादा उसके अंदर ले सकते हैं, परंतु उसका उठान का जल्दी वो हमारे सेलर से हो जाए। अब उसको लेकर के भी उन्होंने उसको यस किया है। इसके लिए अलग एक हम SOP बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, जिससे कि वो दिक्कत नहीं आएगी, उसकी समस्या का भी समाधान वो होगा। उसके लिए भी उसके ऊपर चर्चा हुई है, वो भी क्लियर हो जाएगा। और जो हमारे प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप है, जो हमारे जिसका मैंने जिक्र किया है कि वो 30 लाख मीट्रिक टन उसका सर्वे किया था, 15 लाख हमें दे रहे थे और 30 लाख की अब बात हुई है कि आप उसके अंदर कर सकते हैं और 30 लाख मीट्रिक टन के स्पेस उसमें क्रिएट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में SIR प्रक्रिया को लेकर के एक नई अर्जी दायर की गई है, जिसमें आधार को 12वीं कक्षा के दस्तावेजों से हटाने की मांग की गई। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक काम है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने अर्जी दाखिल की है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर मान्यता दे दी थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आधार को हटाया जाए ताकि फर्जी आधार कार्ड से गलत वोटिंग ना हो। अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और दूसरे पक्षों को ये नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी अर्जी में कोर्ट के पुराने आदेश में बदलाव की मांग की है, क्योंकि उनका ये मानना है कि आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं, और फर्जी कार्ड से विदेशी लोग वोटिंग कर सकते हैं। कोर्ट ने ये नोटिस जारी करके मामले को गंभीरता से लिया।
ये मामला बिहार के चुनाव से जुड़ा है, जहां वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रही है। अश्विनी उपाध्याय ने न सिर्फ आधार हटाने की बात कही है, बल्कि पूरे देश में एसआईआर लागू करने की भी मांग की है, ताकि अवैध प्रवासियों के वोटिंग राइट्स रद्द हो सके। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो आधार की वैधता चेक करें, लेकिन उपाध्याय कहते हैं कि ये काफी नहीं है। दूसरे पक्षों को भी नोटिस मिलने से बहस तेज हो जाएगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। तब तक चुनाव आयोग और दूसरे लोग अपना पक्ष रखेंगे। ये फैसला वोटर लिस्ट को और मजबूत बनाने में अहम होगा, खासकर जहां फर्जी दस्तावेजों की शिकायतें हैं। अगर अर्जी मानी गई तो आधार को दस्तावेजों की लिस्ट से हटा लिया जाएगा और जिससे ये प्रक्रिया और सख्त हो जाएगी। कैबिनेट विस्तार की जो अटकलें हैं, उसके बीच देहरादून में विधायकों की मुख्यमंत्री से मुलाकात का सिलसिला तेज है। रविवार को गंगोली हाट से विधायक फकीर राम टमटा, रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी, गंगोत्री से विधायक सहित कई भाजपा विधायकों ने सीएम धामी से उनके कैंप कार्यालय और सचिवालय में मुलाकात की। इन चर्चाओं को कैबिनेट पदों के लिए दावेदारी मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है, जबकि कुछ पुराने मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी सौंपने की संभावनाएं भी नजर आ रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में कैबिनेट विस्तार की चर्चा इन दिनों फिर जोरों पर है। राज्य में वर्तमान में 5 मंत्री पद खाली पड़े हैं, जिसमें से 4 लंबे समय से रिक्त हैं, जबकि एक पद पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफे के बाद खाली हुआ है। बीजेपी हाईकमान और राज्य नेतृत्व के बीच इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श चल रहा है, ताकि सरकार को मजबूत बनाया जा सके और विभिन्न क्षेत्रों में जातीय समीकरणों को संतुलित किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली यात्रा की, जहां उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित शीर्ष भाजपा नेताओं से कैबिनेट विस्तार और फेरबदल पर विस्तार से बातचीत की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी संकेत दिए हैं कि हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही विस्तार प्रक्रिया तेज की जाएगी। और इस यात्रा के दौरान लगभग 1 दर्जन बीजेपी विधायकों ने भी दिल्ली पहुंचकर अपनी दावेदारी पेश की, जिसमें देहरादून, हरिद्वार और कुमाऊं क्षेत्र के विधायक प्रमुख थे। ये सब 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक संतुलन को बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की राजनीति में कैबिनेट विस्तार को लेकर उत्साह और बेचैनी का माहौल है। नए मंत्रियों के चयन से सरकार की कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा का संचार होगा और पार्टी का आधार और मजबूत होगा। हालांकि अंतिम निर्णय आलाकमान के हाथ में है और सूत्रों के मुताबिक जल्दी घोषणा हो सकती है। ये विस्तार न केवल सरकार स्तर पर होगा, बल्कि राज्य की सियासी गतिविधियों को नई दिशा देगा। इसी बीच बड़ी खबर है, दिल्ली के BMW हादसे पर बड़ी जानकारी। पुलिस ने आरोपी गगनप्रीत को अरेस्ट कर लिया है। ये बड़ा हादसा आज दिल्ली में हुआ। दिल्ली के BMW हादसे पर ये बड़ी जानकारी है, गगनप्रीत को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने आरोपी गगनप्रीत की गिरफ्तारी की है। तस्वीर आपके सामने। दरअसल वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी इस हादसे का शिकार हुए, जिनकी जान चली गई। दिल्ली सड़क हादसे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। कल आरोपी गगनप्रीत ने BMW कार से एक शख्स को रौंदा। दिल्ली के BMW हादसे पर यह बड़ी जानकारी है। गगनप्रीत इस समय पुलिस की गिरफ्त में। और पुलिस की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया था कि इलाज के बाद गगनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब देखिए, अस्पताल में इलाज के बाद अब पुलिस ने गगनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए, इसी बीच आपको सीधा बिहार के पूर्णिया लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो यहां पर चल रहा है। जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपके सामने। साथ में नीतीश कुमार की मौजूदगी, दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद हैं। बिहार के पूर्णिया में इस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। सीमांचल का ये एरिया है और हालांकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है पूरी तरीके से, जो सीमांचल से सटे हुए जो एरियाज होते हैं, लेकिन यहाँ भाजपा अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 7वीं बार बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी हाल फिलहाल। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है वो कई मायनों में खास हो जाता है। सीमांचल में जो वोट बैंक की प्रक्रिया होती है, कहते हैं कि जो सीमांचल से जीतता है लगभग गद्दी पर वही शख्स बैठता है। हालांकि नीतीश कुमार की मजबूती इन क्षेत्र में है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस की पकड़ भी यहां पर है। ऐसे में एनडीए अपने आप को और मजबूत करते हुए, बीजेपी अपनी राह तलाशते हुए प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से यहां पर पीएम जब पहुंचे हैं, तो जाहिर है वोट बैंक को लेकर के चर्चाएं भी तेज थी, कैंडिडेट्स के नाम को लेकर के, और सीट शेयरिंग तो आगे होगा ही। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा पूर्णिया का बेहद खास है। बिहार को कई करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री मोदी आज देने जा रहे हैं।
शिलान्यास होना है, उद्घाटन होना है। और सबसे बड़ी बात, जो एयरपोर्ट का जिक्र और मांग लंबे समय से बिहार में किया जा रहा था, उसकी शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर देखे गए। तो पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो चल रहा है। कार्यक्रम स्थल पे ही वो मौजूद हैं। भारी भीड़ लोगों की यहाँ नजर आ रही है। बिहार का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, इससे पहले भी हमने देखा जब बजट पेश हुआ तो बिहार पर खास फोकस था। मखाना बोर्ड बनाने से लेकर के जो मिथिलांचल है वहां बड़ी सौगात दी गई और सीमांचल का ये जो एरिया है वो मिथिलांचल से कनेक्टेड है। ऐसे में जाहिर है बीजेपी इस बार ये आशा कर रही है कि वोट बैंक में उनकी बढ़ोतरी होगी, सीट ज्यादा मिल सकेंगे और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा सीमांचल का बेहद इंपॉर्टेंट है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।